हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका सीटेट का एग्जाम जो कि दिसंबर में कंडक्ट होगा, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान की शिक्षण विधियाँ करेंगे। कंप्लीट शिक्षण विधियाँ रहेंगी जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका जो सब्जेक्ट होता है लेवल 2 का जो एग्जाम होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट जिनका रहेगा मैथ और साइंस, वहाँ उनसे साइंस में आपसे 15-20 नंबर का कंटेंट आता है और 10 से 15 के बीच में आपसे शिक्षण विधियां पूछ ली जाती हैं। लगभग 10-12 शिक्षण विधियां होती हैं। बाकी आपका कंटेंट होता है 30 नंबर की साइंस और 30 नंबर का मैथ होता है। टोटल 60 नंबर का ये होता है। ठीक है। आज की इस वीडियो में जो शिक्षण विधियां रहेंगी विज्ञान की कंप्लीट रहेंगी। यहाँ से आपकी एक भी शिक्षण विधि बाहर नहीं जाएगी। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बच्चे यहीं पे इस टॉपिक पे गलती करते हैं। विज्ञान की शिक्षण विधियों में सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। आज की वीडियो कंप्लीट वॉच करते हो, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप एक भी नंबर की शिक्षण विधि साइंस की गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दूंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। जो बच्चे जुड़े हैं, जिनको पता है, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट इस चैनल के माध्यम से कवर करवाऊंगी। शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बता देना कैसी आपको वीडियो लगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का नाम लेके हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप भी अपना कोई भी काम शुरू करो पढ़ाई से रिलेटेड, तो माँ सरस्वती का नाम आपको जरूर लेना है। आपका हर एक काम जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आप शुरुआत करेंगे हम अपने आज के इस वीडियो की। देखो, विज्ञान को अंग्रेजी शब्द साइंस, ठीक है, सभी को पता है जो विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है भाई क्या है, साइंस है। साइंस के हिंदी रूपांतर के रूप में जाना जाता है साइंस को। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है लेटिन भाषा के साइंटिया से हुई थी। कहाँ से हुई थी भाई? साइंटिया से हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं, बाकी यहाँ से एग्जाम में सीटेट के में चीजें नहीं आती, बट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, हमें तो सारी ही चीजें करनी है भाई। ठीक है। एक भी चीज हमको नहीं छोड़नी है, क्योंकि 10-12 नंबर का सवाल होता है और एग्जाम में बच्चे जो गलती करते हैं साइंस में, पेडागोजी में गलतियां करते हैं। ठीक है। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ लोगे, बेसिक से एडवांस लेवल की सारी चीजें हम करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपका एक भी नंबर गलत नहीं होगा। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, सभी को पता, और हिंदी रूपांतर के रूप में इसको जाना जाता है विज्ञान को। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइंटिया से हुई। साइंटिया का अर्थ जो होता है जानना। ठीक है। साइंटिया का क्या अर्थ होता है भाई? जानना, टू नो। अतः जानना को ही विज्ञान का नाम दिया है। किसी भी चीज के बारे में जानना, खोजना, वो ही आपकी साइंस होती है, वो ही आपकी विज्ञान होती है। परिभाषा समझिए भाई। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, प्रयोगों, जो आप प्रयोग करते हो किसी चीज पर, प्रकृति के अध्ययन करते हो, प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को सभी को समावेशित करके चीजों का प्रयोग करना ही विज्ञान होता है। विज्ञान की प्रकृति जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक नंबर यहाँ से 100% है, 200%। ठीक है। स्टार लगा लेना, यहाँ से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। देखो, इसकी जो प्रकृति होती है विज्ञान की भाई, वो होती है तार्किक। ठीक है। सभी को पता होगा। और गणित की प्रकृति कैसी होती है? वो भी तार्किक होती है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है। इसका सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है। विज्ञान का सभी विषयों के साथ संबंध होता है। एग्जाम में चीजें इसी तरह से पूछी जाएंगी। ठीक है। कि विज्ञान का संबंध किस तरह से सहसंबंध होता है, अतः संबंधित होता है, नहीं होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आपको ध्यान रखना है, विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है और इसका सभी के साथ सहसंबंध होता है, सभी विषयों के साथ। इसके द्वारा जिज्ञासा एवं उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। ठीक है। इसका जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चे में, उसका विकास होता है, उसका विकास होता है। ठीक है। क्यूरियोसिटी इसके थ्रू आती है। उस क्यूरियोसिटी को आप जब उसको दूर करोगे, एक प्रकार से वैज्ञानिक काम आप करोगे। उसके बाद है, इससे विद्यार्थी नवीन ज्ञान को खोजने के लिए उत्सुक होते हैं। ठीक है। क्यूरियोसिटी उनमें होती है कुछ नया जानने के लिए। तो क्योंकि मैंने आपको बताया विज्ञान का अर्थ ही जानना होता है, तो इसमें क्या होता है, नवीन चीजें, नई चीजों को खोजने के लिए बच्चा उत्सुक होता है। उसको कुछ जानना है, उसको कुछ नया उसको खोजना है, तो वही आपका विज्ञान है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी तत्वों के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करता है। ठीक है। जो यहाँ पे कोई चीज अध्ययन कर रहा है तो वो तत्वों के आधार पर करेगा। ठीक है। कुछ प्रूफ उसके पास होगा, तभी वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे कोई अध्ययन करता है बच्चा, विद्यार्थी, तो तत्वों के आधार पर करता है और तभी उस चीज को स्वीकार करता है जब वो 100% उस पर श्योर होगा। तो श्योरिटी के साथ काम करते हैं भाई आपके यहाँ पे साइंस में। इसमें बालकों की व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत विकसित होती है। ठीक है। व्यवस्थित तरीके से कार्य करेगा वो।
इसके अपने सिद्धांत व नियम होते हैं। साइंस के अपने सिद्धांत नियम होते हैं, बिल्कुल। साइंस की भाषा प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक होती है। साइंस की भाषा कैसी होती है? प्रतीकात्मक और संकेतात्मक। देखिए फ्रेंड, जो स्टूडेंट जिनको साइंस करनी है, क्योंकि जो आपका लेवल 2 का एग्जाम है, जो साइंस पूछी जाती है 30 नंबर की, जिसमें से पेडागोजी होगी 10-12 नंबर की, तो बाकी में कंटेंट होता है, तो वहाँ आपको 6 to 8 की साइंस करनी पड़ती है। अगर किसी बच्चे को आप कमेंट करके बताना जितने बच्चे हैं, अगर आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी लगा लो या फिर एनसीईआरटी का निचोड़ लगा लो। हर एक वो चीज़ जो सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है मैं इस चैनल पर कवर करा दूंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी मैं वो चीज़ें करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से इस चैनल से आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी पूछी जाएगी 6 to 8 लेवल की, तो वहीं से आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। जो भी 18-20 नंबर रहेंगे कंप्लीट इस वीडियो से बन जाएंगे, जो मैं आपको कंटेंट दूंगी। तो अभी के लिए पेडागोजी कर लो, क्योंकि हाँ, पेडागोजी का भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। विज्ञान विषय के अध्ययन को सबके लिए अनिवार्य करने पर बल किस पुस्तक में दिया गया? भी एक पुस्तक है साइंस फॉर ऑल एंड नेशनल एट रिस्क के नाम से, जिसमें क्या था? विज्ञान विषय के अध्ययन को सबके लिए अनिवार्य किया गया था, कंपलसरी इसको बनाया गया था, ठीक है, सबके लिए अनिवार्य किया गया था। इस पुस्तक में उसका वर्णन किया गया था, साइंस फॉर ऑल एंड नेशनल एट रिस्क में, ठीक है। उसके बाद अभी विज्ञान के लक्ष्य, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है विज्ञान के लक्ष्य, जिसमें आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, भावात्मक होता है, एक होता है क्रियात्मक। यहाँ पे क्रियात्मक है, ठीक है, क्रियात्मक लक्ष्य। ये 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ठीक है, विज्ञान के। ज्ञानात्मक, भावात्मक, आपका क्रियात्मक, ठीक है। सबसे पहले होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य बीएस ब्लूम ने दिया था, ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब दिया था? 1956 में दिया था। किसने दिया था ज्ञानात्मक उद्देश्य? बीएस ब्लूम ने 1956 में, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो सत्र होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ये समझ लीजिए। आपको एग्जाम में यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो आपको ये सीरीज वाइज भी या फिर उच्च सत्र, निम्न सत्र, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्रम के हिसाब से पूछ लिए जाएंगे, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो सत्र होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पहले होता है मूल्यांकन, ठीक है, सबसे पहले मूल्यांकन, फिर संश्लेषण। और यहाँ पे जो मूल्यांकन और संश्लेषण होते हैं उच्च सत्र होते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करना और संश्लेषण करना उच्च सत्र होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में उच्च सत्र कौन कौन से होते हैं? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मूल्यांकन और संश्लेषण आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद विश्लेषण और ज्ञान प्रयोग। विश्लेषण और जो ज्ञान प्रयोग हो जाएंगे वो आपके मध्य सत्र हो जाएंगे। मध्य भी नोट कर लेना, नोटबुक आपके पास होगी, जरूरी है, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैसे तो मैंने सारी ही चीज़ें लिखी, बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, छोड़ूंगी यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक होता है आपका उच्च सत्र, एक होता है आपका मध्य सत्र। उसके बाद आपका जो बोध और ज्ञान बच गए हैं, ये हो जाएंगे भाई आपके निम्न सत्र। बोध और ज्ञान हो जाएंगे निम्न सत्र, ठीक है। मूल्यांकन, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना, एंड में उसका जो आप रिजल्ट निकालोगे तो उसी का मूल्यांकन, जितने भी आपने शिक्षा बच्चों को दी, जितना भी उसने चीज़ें सीखी, ग्रहण की, उनका मूल्यांकन किया जाता है। संश्लेषण, विश्लेषण मैंने करवाए हुए हैं। विश्लेषण में क्या है? किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, और संश्लेषण में उन छोटे छोटे डिवाइडों को जो है जोड़ दिया जाता है। तो विश्लेषण में छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और संश्लेषण में जोड़ा जाता है। तो ये होते हैं आपके विश्लेषण, संश्लेषण। ज्ञान प्रयोग, जो आपने ज्ञान लिया है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में आप प्रयोग करते हो, ठीक है, उनको क्या है, आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसको कहेंगे ज्ञान प्रयोग। बोध करना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं अपने दिमाग में उनको संज्ञान करते हो, बोध करते हो, ठीक है, मतलब एक प्रकार से रिवाइज करते हो ज्ञान, जो आपकी नॉलेज है। तो ये हो जाएंगे भाई आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य। किसके? आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि बीएस ब्लूम ने 1956 में दिए थे। उसके बाद करेंगे भाई क्रियात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट जो हेडिंग है यहाँ से है, ठीक है, क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ पे उद्दीपन, उद्दीपन और कार्य, जो आपके उद्दीपन और कार्य हैं, ये आपके निम्न सतर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके निम्न सतर होते हैं, लिख लेना भाई ये, ठीक है, ये आपके निम्न सतर होते हैं। उसके बाद नियंत्रण और समायोजन जो रहेंगे दोनों, नियंत्रण और समायोजन मध्य सतर रहेंगे। कौन से सतर रहेंगे भाई? मध्य सतर रहेंगे, ठीक है, मध्य सतर रहेंगे। उसके बाद बचा भाई आपका आदत विधि और स्वाभाविक विधि। ये जो आदत विधि स्वाभाविक हो जाएंगे, ये आपके उच्च सतर होंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये चीज़ें इस तरह से एग्जाम में पूछी जाएंगी। मैं आपको सारी ही चीज़ें करवाऊंगी, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं एग्जाम में कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, फिर आपका 1-2 नंबर के क्वेश्चन एडवांस से पूछ लिए जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए पेडागोजी में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि पेडागोजी अहम रोल होती है, ना कि आप एग्जाम पास कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम पास कर सकते हो। एक ही बार देना है सीटेट, एक बार में अच्छे नंबर से पास कर लेना, ताकि भविष्य में दोबारा ना देना पड़े। ठीक है, वो पेपर ही क्या जिसमें अच्छे मार्क्स ना आए। तो मुझे तो लगता है जब तक अच्छे मार्क्स ना आए जब तक मज़ा भी नहीं आता, इसलिए अच्छे नंबरों से आप एग्ज़ाम को पास करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सीखेंगे हम भावात्मक उद्देश्य। तो भावात्मक उद्देश्य में सबसे पहले है अनुकूलन और फिर है अनुक्रिया। अनुकूलन आपको पता होगा अनुकूलन क्या होता है, सीडीपी में किया था। ठीक है, बाकी मैं सीडीपी की भी सीरीज स्टार्ट करूंगी, आपको 1-2 दिन में ही कंप्लीट सीडीपी करवा दूंगी आपके स्टेट के इसकी सीटेट के लिए। ठीक है, अनुकूलन और अनुक्रिया ये जो रहते हैं आपके निम्न स्तर होते हैं। ठीक है, अनुकूलन किसी भी जो है अनुकूलन में अनुकूलित हो जाना, उसके समायोजन में ठीक है वातावरण में समायोजन कर लेना अनुकूलन होता है। अनुक्रिया उन चीज़ों का प्रयोग करना अपने व्यवहारिक जीवन में। तो ये आपके निम्न स्तर होते हैं। ठीक है, कौन से स्तर होते हैं भाई, निम्न स्तर होते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो बचा अनुमूलन और प्रत्ययीकरण, ये क्या होते हैं भाई, प्रत्ययीकरण मध्य स्तर होते हैं। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, अनुमूलन और प्रत्ययीकरण कौन से स्तर हैं, मध्य स्तर है। उसके बाद जो लास्ट में व्यवस्थापन और चरित्र लास्ट में है चरित्रगण। ठीक है, ये कौन से हैं भाई, उच्च स्तर है, ये दोनों उच्च स्तर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थी, आप मैंने तीनों ही चीज़ें बता दी आपको, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ठीक है, और क्रियात्मक। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उच्च स्तर, निम्न स्तर। ठीक है, इस तरह से आपको इनमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो विज्ञान के उद्देश्य करेंगे, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, यहाँ उद्देश्यों से क्वेश्चन आपका 200% पूछा जाएगा। ठीक है, प्रकृति से, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। विज्ञान के उद्देश्य देखो, अंधविश्वास से मुक्ति डालना आपका। ठीक है, जब आप वैज्ञानिक ज्ञान लेते हो, साइंस का ज्ञान आप लेते हो, तो अंधविश्वास पे तो विश्वास करोगे ही नहीं, क्योंकि वो अंधविश्वास को खत्म कर देता है। क्योंकि जो हमारा साइंस होता है अंधविश्वास को मानता ही नहीं है। ठीक है, जो भी अंधविश्वास ऐसी चीज़ें होती हैं इनको ये नहीं मानता है, तो अंधविश्वास से मुक्ति दिलवाता है आपका साइंस। उसके बाद इसका उद्देश्य ही है, विज्ञान का उद्देश्य ही है अंधविश्वास से मुक्ति दिलवाना। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना। इसमें क्या होगा, किसी भी कार्य को करेगा तो वैज्ञानिक तरीके से देखेगा और सीखेगा और करेगा भी बच्चा। ठीक है, विज्ञान के ज्ञान को बालक के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, जो कि विज्ञान का ज्ञान है उद्देश्य ये रहता है, जो विज्ञान का ज्ञान है उसको अपने निजी जीवन से, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो ये विज्ञान का उद्देश्य रहता है, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। इस विषय के माध्यम से बालक को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाया जाता है इसके तरीके, इस विषय के माध्यम से। कौन से विषय भाई, विज्ञान, विज्ञान के ऊपर है सारी पेडागोजी, तो विज्ञान ही आंसर रहेगा। बालकों के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति विकास होना, देखो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में। ठीक है, विज्ञान से रिलेटेड वाले बच्चों में जो विज्ञान सीखते हैं, तो विज्ञान का जो उद्देश्य रहेगा बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकसित करेगा। बालकों को साक्षर बनाना, ठीक है, साक्षर बनाना मतलब पढ़ना लिखना सिखाना। उसके बाद है 7, बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का लक्ष्य है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, विज्ञान, बालकों को वैज्ञानिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना बालकों का विज्ञान का लक्ष्य है, उद्देश्य नहीं है कि वो 100% वैज्ञानिक ही बने, कुछ भी बन सकते हैं, पर लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, लक्ष्य है, उद्देश्य नहीं। विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध बताना। यहाँ पे क्या था, विद्यार्थियों को विज्ञान के जो लक्ष्य उद्देश्य यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध कनेक्ट करके सी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जो कि मैथ होता है वो भी एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट ही होता है, साइंस का ही सब्जेक्ट होता है भाई वो भी। तो यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करके उनसे संबंध स्थापित करके विज्ञान सिखाना। उसके बाद 9 पॉइंट है, व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत का विकास करना, व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, एक पैटर्न के हिसाब से जो काम किया जाता है वो इसमें आदत का विकास किया जाता है, विज्ञान का ये उद्देश्य है। उसके बाद है 9, ये पॉइंट याद रख लेना भाई, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट उठाए जाते हैं पॉइंट और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे आपको। तो आपको यहाँ पे सही, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं नहीं वाले आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा है विज्ञान का लक्ष्य, उद्देश्य, तो आपको बता दोगी जब आपको ये चीज़ें आती होंगी। तो 10 नंबर जो पॉइंट है, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना बालकों की सोच का
व्यापक कराना एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण उद्देश्य है। ठीक है, अनुसंधान करना, खोज करना, एक प्रकार से ऑब्जर्व करना चीज़ों को, तो करने की जो प्रवृत्ति को विकसित कराना, बालकों की सोच को व्यापक कराना एनसीईआरटी का क्या भी उद्देश्य है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसके बाद देखो ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? प्रत्यास्मरण। इसमें तथ्य, चिन्ह, प्रतीक, पहचान की जाती है। ज्ञान है भाई, ज्ञान सबसे पहले नॉलेज होती है, ग्रहण किया जाता है। तो इसमें क्या है? चिन्ह है, कोई प्रतीक है, पहचान है, तथ्य है, उसका प्रत्यास्मरण करोगे आप। क्या करोगे? प्रत्यास्मरण करोगे। उसके बाद है प्रत्याविज्ञान। इसमें परिभाषा, सूत्र, क्रिया, विधि, नियम, सिद्धांत आदि होते हैं। इसमें परिभाषा, सूत्र, क्रिया, विधि, नियम, सिद्धांत आदि होते हैं आपके प्रत्याविज्ञान में। ठीक है, जो सूत्र रहेंगे, जो अभी नियम रहेंगे, वो आपका प्रत्याविज्ञान में रहेंगे। उसके बाद अवबोध क्या होता है? अभी अवबोध को समझ लीजिए, एग्जाम में आने आएगा ये भी। ठीक है, अवबोध होता है अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, किसी भी चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना या फिर डिफरेंस बताना, तुलना करना। ठीक है, एक प्रकार से कंपैरिजन करना, वर्गीकरण करना, संग्रहण करना। ठीक है, कलेक्ट करना, संश्लेषित, मैंने बता रखा है, संश्लेषित करना, कनेक्ट करना। ठीक है, चीज़ों को जोड़ लेना, वाक्य करना, स्पष्ट करना, वर्णन करना, अर्थ बताना या अपने शब्दों में कुछ कहना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, त्रुटि का पता करना, ये सारे ही अवबोध होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? अवबोध होते हैं, आदित अद्भुत के अंतर्गत आते हैं, मतलब अवबोध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अवबोध के अंतर्गत आती हैं ये सारी ही चीजें। संबंध स्थापित कर रहा है, संग्रहण कर रहा है, संश्लेषित कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, वर्णन कर रहा है, सभी अवबोध हो जाएंगे। उसके बाद देखो अनुप्रयोग क्या रहता है? प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करना। ठीक है, किसी भी जो भी आपने ज्ञान ले लिया, बच्चे ने जो भी साइंस विज्ञान का ज्ञान लिया, फिर कभी किसी अदर सब्जेक्ट का ज्ञान लिया है। ठीक है, ये जो साइंस है, ये ना सिर्फ साइंस के लिए काम आएगी, साइंस के लिए तो है ही है, बाकी जो मैथ होता है, मैथ की जो पेडागोजी, वहाँ पे भी कुछ हद तक आपके काम आएगी, क्योंकि पेडागोजी लगभग सेम ही होती है सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, आपको सॉल्व करनी अगर आ गई, कनेक्ट करना आ गया चीज़ों को, तो आप इजीली कर लोगे। एंड में एक एग्जाम से पहले वीडियो डालूंगी जिसमें बताऊंगी कि अब आपको लास्ट टाइम में पेडागोजी से आंसर राइट कैसे निकालने। कंसेप्ट समझ गए तो भाई एक भी नंबर गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, चैनल से जुड़े रहना, आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद है भाई अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या भाई? अब जो ज्ञान ले लिया, जो चीज़ें सीख ली, उनका प्रयोग करना अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो वो आपका अनुप्रयोग होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतना समय नहीं लगता है लाइक करने में कि आप सोचते हैं पहले पढ़ लेते हैं फिर आप भूल जाओगे। तो प्लीज़ आपका जो ये लाइक होता है, कमेंट होता है, ठीक है, आपका शेयरिंग होता है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम कोई कंटेंट बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी पॉजिटिव जो है मोटिवेशन उस तरफ से मिल रहा है। तो इसलिए आप भी अपनी तरफ से जो आपके हाथ में जो है चीज़ें, वो आप कर दिया करो। जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके सभी बच्चे बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसी तरह से मैं सभी सब्जेक्ट को इजी वे में आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उस पर फोकस कर लेना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी बैठानी होती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझना होता है, फिर आपको उनको लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान रख पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अनुप्रयोग करना, जो भी ज्ञान बच्चे ने प्राप्त कर लिया, फिर आपने कर लिया, अब उस ज्ञान का आपको प्रयोग करोगे। आपने देखो, आपने एग्जाम्पल, टीचर ने कोई क्वेश्चन का आपको समझाया, एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन आपको इस तरह से करना, आप देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, फिर उनका खुद से प्रयोग करोगे, खुद से सम निकालोगे, तो अब उसको क्या कर रहे हो? अनुप्रयोग ही तो कर रहे हो। तो वो चीज़ें होती है अनुप्रयोग। तो इसमें प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना। ठीक है, टेबल आपको सिखाई है, फिर आप टेबल से किसी सामान लेने गए, तो वहाँ आप उनको प्रयोग कर रहे हो, टेबल्स का परसेंटेज निकाल रहे हो, उस तरह से रेशो निकाल रहे हो, तो उनका क्या कर रहे हो भाई? अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हो, चीज़ों को लाभ निकाल रहे हो, हानि निकाल रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट लो, जितनी भी चीज़ें आपने सीख ली हैं उनका अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करना, हिसाब किताब लगाना, वही आपका अनुप्रयोग होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों एवं संबंधित समस्याओं में प्रयोग करना, वो भी आपका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, जो आपने प्राप्त ज्ञान किया है, नवीन परिस्थितियों में जो आपकी नई सिचुएशंस आएंगी, उनसे संबंधित समस्याओं में उपयोग कर पाओगे उस पहले ज्ञान को, जो आपने ज्ञान ले रखा है, जो आपके पास है। प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है, जो आपके पास ज्ञान है उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकालोगे।
निकालने लेना, विधि का चयन करना आदि ही आपके अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो आपका अनुप्रयोग है, जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आपके पास ज्ञान है, उनका अपना दैनिक जीवन में कनेक्टिविटी बैठाना, उनका प्रयोग करना अपनी जो आपकी रियल लाइफ है, ठीक है। उसके बाद नवीन परिस्थितियाँ आएंगी, जो सिचुएशन आएंगी उसमें अनुप्रयोग करना, जैसे कोई ऐसी कोई बात हो गई तो उसमें आप आइडिया लगाते हो, दिमाग लगाते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसके लिए कुछ सॉल्यूशन देते हो, तो वो ये हो जाएगा नवीन परिस्थितियों में संबंधित समस्याओं का प्रयोग कराता है आपका अनुप्रयोग, ठीक है। तो प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालोगे तो यही सारी चीजें होती हैं अनुप्रयोग में, ठीक है। जो ज्ञान ले लिया उसका प्रयोग आप कर रहे हो। एक एक होता है भाई आपका कौशल। कौशल समझिए क्या होता है। सरलता से व शुद्धता से कार्य करना, गणना करना आपका कौशल होता है। सरलता से कोई चीजें बड़ी शुद्धता के साथ कोई कार्य कर रहे हो, गणना कर रहे हो, वो कौशल के अंतर्गत आते हैं। उपकरणों को व्यवस्थित करना, सुंदर चित्र चार्ट व मॉडल का बनाना, प्रयोगों का कुशलता से करना, ठीक है। लेखा चित्र पढ़ना एवं बनाना, सारणी बनाना, ये सभी आपके कौशल होते हैं, ठीक है। किसी कार्य को आप कितनी सरलता सुगमता से कर पा रहे हो, वही आपका कौशल रहेगा, ठीक है। कोई चीज़ आपको कितने अच्छे बेहतर तरीके से आप कर रहे हो, आप कितने अच्छे से समझ रहे हो, ये भी आपका एक प्रकार से कौशल है, ठीक है। किसी चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, जैसे मैं कर पाती हूँ, तो वो भी क्या है, कौशल ही होता है। तो कौशल ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सरलता से शुद्धता से कोई कार्य करना, गणना करना, उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से करना, प्रयोग करना चीज़ों का, तो वो आपके कौशल होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कौशल क्या रहता है, ठीक है। लेखा चित्र पढ़ना एवं बनाना, सारणी बनाना, ये क्या है, कौशल है। उसके बाद होती है एक अभिरुचि। अभिरुचि क्या होती है भाई, ध्यान से पढ़ लो। बच्चों को विषय में रुचि जागृत करना, ठीक है। जो अब जैसे आप साइंस पेडागोजी, किसी बच्चे को बहुत ही टफ लगती होगी साइंस पेडागोजी, ठीक है, दिमाग घूम जाता होगा, अंग्रेजी की कर लेते होंगे, हिंदी में कर लेते होंगे, ईवीएस की भी कर लेते होंगे, बट साइंस में कंफ्यूज हो जाते होंगे, मैथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इनकी शिक्षण विधियाँ क्या है, किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर होती है और साइंस उनका सब्जेक्ट होता है, तो उनको साइंस के साथ मैथ लेना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए, और जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनको साइंस लेना पड़ता है, तो उनको क्या है, उनको लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि सीटेट में साइंस मैथ लेना पड़ता है या फिर सामाजिक लेना। जो आर्ट वाले बच्चे उनको एसएसटी लेना पड़ता है, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं बस दो। तो उसमें क्या है, रुचि के लिए, तो बच्चों को विषय में रुचि जागृत करना, ठीक है, ये क्या आपकी अभिरुचि है। स्वयं के द्वारा कार्य किया जाना, ठीक है, स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाना, वो भी रुचि है। भाई मैं अपने मन से कोई कार्य कर रही हूँ तो ये मेरी रुचि है, ठीक है। आपको जो है बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट हो, आपको मैं उसमें रुचि दिलवा रही हूँ, तो ये भी एक रुचि हो जाएगी, और आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगो तो ये रुचि हो जाएगी। विद्यार्थी तथा अध्यापक का निकटता आना, ठीक है, तो यह अभिरुचि के अंतर्गत आता है। कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, नवीन साहित्य पढ़ाना, पुस्तकालय एवं वाचन कार्यालय में जाकर अध्ययन करना, ठीक है। गणितज्ञ व वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ाकर उनको वैज्ञानिक बनाने में रुचि जागृत कराना ही रुचि के अंतर्गत आता है। मतलब ये सारी चीजें प्रयोग करके बच्चे में रुचि जागृत करनी है उस सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है। आपका सब्जेक्ट नहीं है, बट कोशिश करनी है कि आपको उसमें रुचि आए और आप उसको इंटरेस्ट के साथ कर पाओ, तो वही आपकी अभिरुचि होती है। एक होती है भई आपकी अभिवृत्ति, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, अभिवृत्ति में वैज्ञानिक बनने के लिए जिज्ञासा विकसित होती है, ठीक है। अभिवृत्ति मतलब एक तो हो गई अभिरुचि, उसमें रुचि जागृत करते हैं। अभिवृत्ति अंदर से आप, ठीक है, आपको अंदर से अपने आप ही बिना किसी की रुचि दिए, बिना किसी की अभिरुचि के, किसी की सहायता के, आप अंदर से मोटिवेट हो, अंदर से ही रुचि आप में है, अभिवृत्ति है, तो वो आपकी अभिवृत्ति के अंदर आते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए जिज्ञासा विकसित होती है, आप क्यूरियोसिटी अंदर है आपके कि हाँ मैं तो वैज्ञानिक ही बनूंगा, और उसके लिए ही आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, प्रयोग कर रहे हो उन चीज़ों पर, तो वो आपकी अभिवृत्ति अपने तरीके से कर रहे हो। अगर मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इंटरेस्ट जगा रही हूँ, तो वो अभिरुचि हो जाएगी, लेकिन आप खुद चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है, आप खुद अपने को ये है कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो वो आपकी अभिवृत्ति है। उसके बाद अभी आपकी ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, ठीक है, या तो ह्यूरिस्टिक विधि से आ जाएगी, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर खोज विधि के नाम से। इस विधि के खोजकर्ता यानी जन्मदाता जो है प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। हेरुस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के हेरुस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट। इन शब्दों के आधार पर इस विधि का नाम खोज विधि रख दिया, ठीक है। आई फाउंड आउट इस तरह के नाम है, खोज विधि नाम इसका रख दिया। खोज विधि के अंतर्गत अकेले विद्यार्थी की सक्रियता होने से सफलता बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो विद्यार्थी होगा खोज विधि में, इसके अंतर्गत विद्यार्थी की सक्रियता होने से, ठीक है, इसमें बच्चा जो है स्टूडेंट एक्टिव होता है, तो उसकी सफलता कम हो सकती है, सफलता अधिक होती है इस प्रकार से खोज विधि में, क्योंकि उसमें बच्चा खुद से खोजबीन करता है, तो ये होता है इसमें।
उसके बाद है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप विद्यार्थियों को सफलता दिलाने के लिए इसमें एक मार्गदर्शन जोड़ा गया, जिससे यह कॉलेज सतर है भाई ये, ठीक है, सतर पर अन्वेषण विधि एवं उस सतर पर अनुसंधान विधि बन गई। ठीक है, जो कि कॉलेज सतर पर क्या बन गई थी, अन्वेषण विधि, और उच्च सतर पर यह अनुसंधान विधि बन गई। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप विद्यार्थियों की सफलता दिलाने के लिए इसमें एक मार्गदर्शक जोड़ा गया था, जिससे वह कॉलेज सतर पर अन्वेषण विधि थी और जो है उच्च सतर पर अनुसंधान विधि बन गई। उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान। यह ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान खोजा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में ये एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें तात्कालिक जो समस्याएं हैं, जो कि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनका समाधान खोजा जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसा अनुसंधान है जो सीधा अध्यापकों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो वो कह रहा है तात्कालिक अनुसंधान होगा, समाधान होगा, जो कि अध्यापकों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। यह निम्नलिखित 5 प्रकार से होता है भाई। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, ये 5 तरीके से होता है। फर्स्ट अभी बाल व्यवहार संबंधित। ठीक है, व्यवहार देखा जाएगा, शिक्षण अधिगम संबंधित, शिक्षण की अधिगम चीजें हैं वो हैं, पाठक सहगामी क्रियाएं संबंधी, मूल्यांकन संबंधी और प्रबंधक वर्ग संबंधी। तो ये 5 प्रकार होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। उसके बाद है भाई क्रियात्मक अनुसंधान के पद, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पद भी। ठीक है, समस्या की पहचान करना इसमें आता है क्रियात्मक अनुसंधान पद में। समस्या से संबंधित संगत, आपको ये याद रखने हैं भाई, पद याद रखने हैं। ठीक है, अनुसंधान पद क्या हो गए, आपके प्रकार कौन कौन से हैं, इस प्रकार से। तो समस्या है, समस्या की पहचान की जाती है। उसके बाद समस्या से संबंधित जो है संगत कारणों को पता लगाना, समयांकन करना, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्रियात्मक परिकल्पना के आधार पर रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, जो भी क्रियात्मक परिकल्पना है उसी के आधार पर रूपरेखा तैयार की जाती है, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, निष्कर्ष या अंतिम निर्णय निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाएगा और अंतिम निर्णय। उसके बाद है भाई आपका अनुसंधान विधि के गुण। अनुसंधान विधि के गुण कर लो, यहाँ से सेकंड हेडिंग स्टार्ट है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। अनुसंधान विधि को अन्वेषण विधि कहा जाता है। ठीक है, अनुसंधान विधि को अन्वेषण विधि कहा जाता है, मतलब खोज विधि इसको कहा जाता है। अनुसंधान विधि आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग मानी जाती है। क्या कौन सी विधि भाई, अनुसंधान विधि। मैंने आपको बताई हुई है जो आगमन विधि है आपकी। ठीक है, जो आगमन विधि है, आगमन विधि, इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम तक ले जाया जाता है। मतलब कि छोटा बच्चा है, उसको कुछ सिखाओगे तो उसको पहले सिंपल चीज़ें सिखाओगे। ठीक है, पहले उसको प्लस करना सिखाओगे, फिर माइनस सिखाओगे, फिर इसी तरह मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड तक ले जाओगे। मतलब पहले उदाहरण दोगे, फिर उसको नियम तक ले जाओगे। तो बेसिक से एडवांस चलती है आपकी, सामान्य से विशिष्ट चलती है भैया आपकी आगमन विधि। निगमन विधि उल्टी होती है, इसमें पहले नियम फिर उदाहरण दिया जाता है। संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण छोटे छोटे भागों में समस्या को तोड़ दिया जाता है, फिर उसकी खोज की जाती है। संश्लेषण में उसे जोड़ दिया जाता है, इसमें तोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसकी ये उल्टी होती है और इसकी ये उल्टी होती है। ठीक है, इसमें उदाहरण से नियम होता है, इसमें नियम से उदाहरण होता है। विश्लेषण में तोड़ा जाता है, संश्लेषण में जोड़ा जाता है। और प्रयोगशाला विधि, ठीक है, प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला विधि, और इनका योग होता है आपका अनुसंधान विधि, जिसको क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अनुसंधान विधि में अध्यापक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की होती है। ठीक है, तो जिनको गाइड करता है। अनुसंधान विधि बालकों के व्यवहार दृष्टिकोण का विकास करती है। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी तत्वों के आधार पर किसी बात को स्वीकार करता है, तत्वों के आधार पर स्वीकार करता है किसी बात को। को अनुसंधान विधि बालकों में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत का विकास करती है। जो अनुसंधान विधि होती है, जिसको हमने बताया था, ठीक है, अन्वेषण विधि जिसको कहा जाता है, ये क्या करती है भाई, व्यवस्थित तरीके से एक पैटर्न के अनुसार कार्य करना सिखाती है। ठीक है, इसकी आदत का विकास करती है। अनुसंधान विधि से बालकों को बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, उसका मेंटल लेवल डेवलप होता है। अनुसंधान विधि सभी विषयों को विशेषकर विज्ञान के लिए अधिक उपयोगी होती है। कौन सी विधि भाई, अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि की मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई हैं, जो कि मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट विधि होती है अनुसंधान विधि। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% बचता है भाई, सीटेट के लेवल उसमें एग्जाम में। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान सारी चीज़ें हमने की हैं, अच्छे से देख लेना। चीज़ें समझ नहीं आई तो रिपीट कर लेना वीडियो को। ठीक है, यह आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण का योग मानी जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण क्या हुआ है। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें आगे आएंगी, वहाँ पे भी हम कर लेंगे। अनुसंधान विधि के लिए दक्ष विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है भाई, कई बार अनुसंधान विधि से सही मार्ग निर्देशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण अनुसंधान नहीं हो पाता है। ठीक है, रुष्टिक विधि अनुसंधान विधि की तुलना में
मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होती है हयूरिस्टिक विधि अनुसंधान विधि की तुलना में, ठीक है। अनुसंधान विधि छोटी कक्षाओं एवं मध्य बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही कम उपयोग होती है। जो अनुसंधान विधि है, ठीक है, क्रियात्मक विधि अनुसंधान विधि जो होती है, ये छोटी कक्षाओं के बच्चे जो होते हैं और मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कम उपयोगी होती है। हयूरिस्टिक विधि में अध्यापक के ना होने से विद्यार्थियों के लक्ष्य को भटकने की संभावना होती है। हयूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहते हैं, सभी को पता है, सभी अच्छे से मैंने बता दिया था। इसमें क्या होता है, अध्यापक के ना होने से विद्यार्थियों की लक्ष्य भटकने की संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद है हयूरिस्टिक विधि अध्यापक के शैक्षिक उद्देश्यों अवसरों को समाप्त करती है। जो आपकी होती है ये हयूरिस्टिक विधि, ये अध्यापक के शैक्षिक अवसरों को समाप्त करती है, ठीक है। तो आज की ये विधियां रहेंगी भाई, अभी और बाकी बचा है, एक वीडियो और आएगी जिसमें आपकी कंप्लीट सीडी हो जाएगी, ठीक है। साइंस पेडागोजी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती भाई, ठीक है, क्योंकि इतना डाटा हमारे पास नहीं है तो होता है जो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो जो अपलोड कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपकी साइंस पेडागोजी कवर करा दूंगी, इनसे बाहर आपकी नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक वीडियो और आएगी, लगभग इतनी ही बड़ी रहेगी, उसमें कंप्लीट पेडागोजी कवर हो जाएगी साइंस के लिए। इसी तरह से मैथ की भी करवा दूंगी, इंग्लिश की भी करवा दूंगी, ठीक है। इंग्लिश की पेडागोजी भी, हिंदी की भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। और उसी तरह से आपकी कंप्लीट पेडागोजी भी होगी, क्योंकि 75% तो पेडागोजी पूछी जाती है और बाकी कंटेंट होता है, कंटेंट भी करेंगे। 10 से 15 दिन अगर मिले हैं तो बेस्ट तैयारी करेंगे, ना सिर्फ एग्ज़ाम पास करेंगे, एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।